अ, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है उस नया जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो नया टॉपिक है वो हमारे पास है कार्डिक एंड वास्कुलर फंक्शन कर्व। ये वाला कार्डिक एंड वास्कुलर फंक्शन कर्व। अच्छा, देखिए जिस तरह हमने पहले पढ़ा था वो जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के बारे में हमने पढ़ा कि जितनी बार आप हार्ट जो है ना, जितना ब्लड आपके हार्ट में आएगा, यानी जितना वेनस रिटर्न होगा हार्ट की तरफ, जितना ज्यादा होगा उतना कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, वही चीज है, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना अब ग्राफिकली भी हम इसको दोबारा करेंगे। सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वेनस रिटर्न है, ये जो है ना यहाँ पे ये इसको कहते हैं मीन सिस्टमिक प्रेशर। ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो है ना ये वाला ये जो है ना ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये वेनस रिटर्न है, ये कार्डिक आउटपुट है। यानी जितना वेनस रिटर्न होगा उतना ही कार्डिक आउटपुट होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि वेनस रिटर्न अगर कम आ रहा है हार्ट की तरफ तो जो कार्डिक आउटपुट होगा वो भी कम होगा। ठीक है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वेनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो कहने का मकसद ये है कि आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा। ठीक है। तो मैं पहले इस मीन सिस्टम में देखे ये कार्डिक आउटपुट है, वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ आ रहा है और कार्डिक आउटपुट। तो कहने का मकसद ये कि दोनों को देखे ना तो सेम है, यानी जितना वेनस रिटर्न होगा उतना कार्डिक आउटपुट बाहर निकलेगा हार्ट से। ठीक है। इसमें जो है ना ये मीन सिस्टमिक प्रेशर है, मीन सिस्टमिक प्रेशर ये जो है ना यहाँ पे जो ये आपका वाई एक्सिस है, ग्राफ का ग्राफ देखे ना ये वाला, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जो है ना एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ है इस ग्राफ के साथ, ये जो जगह है यहाँ पे इसको हम मीन सिस्टमिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। अब जो मीन सिस्टमिक प्रेशर है ना, बेसिकली ये आपका जो राइट ईट्रिया होता है ना, राइट ईट्रियल प्रेशर, ये इक्वल होते हैं उसके। अगर हम मतलब कोई फ्लो ना हो, एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटली हम कार्डिक जो हार्ट है वो जो कार्डिक आउटपुट है वो जीरो हो, वेनस रिटर्न भी जीरो हो, तो तब जाके हम जब इसको जो मेजर कर देते हैं इसका जो प्रेशर, तो हम कहेंगे कि जो मीन सिस्टमिक प्रेशर जो है ना वो इक्वल होगा आपके राइट एट्रियल प्रेशर के। ये जिस फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट को स्टॉप करें, ये एक्सपेरिमेंटली मैं बात कर रहा हूँ जो बुक ने लिखा हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना अब ये जो मीन सिस्टमिक प्रेशर है ना, बेसिकली ये इधर मैंने ये स्लाइड भी डाला हुआ है, जो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है ये आपके पास जो है ना जो टिश्यू में आपके जो नियरेस्ट टिश्यू होता है उसका जो प्रेशर है, और ये नॉर्मली 7 mmHg होता है। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो मीन सिस्टमिक प्रेशर होता है ये आपका जो राइट एट्रियल प्रेशर है ना उसके बराबर होता है। ठीक है ना। अगर हम इनको जीरो ले लें, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली हार्ट जो है ना उनको स्टॉप करें, तो तब जाके हम जब ये प्रेशर जब हम इनको मेजर कर देते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह, और ये राइट एट्रियल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अब हमारे पास जो मीन सिस्टम एक प्रेशर है ना, इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ना इंक्रीज हो कौन से उसमें जो है ना ये इंक्रीज होगा और कब ये डिक्रीज होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मीन सिस्टमिक ये फिलिंग प्रेशर इसकी बात करूं, अगर ये मेरे पास ना इंक्रीज होता है, अगर मैं इस मीन सिस्टमिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है ना, तो या तो मैं दो काम कर सकता हूं, दो तरीकों से मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं। पहला जो बुक ने लिखा हुआ है ये आप लोगों के बुक में है, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो खैर नोट भी कर ले। पहला ये है कि आप जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम, उनको इंक्रीज कर ले। जब आप उसको इंक्रीज कर लेंगे तो मीन सिस्टमिक प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। या दूसरा कि आप जो वेनस कैपेसिटेंस है ना, जो वेन की जो कैपेबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे ऑलरेडी हमने इनको एक्सप्लेन किया है जो स्टार्ट में, जब हम हार्ट स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम हमने इनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो या उस कैपेसिटेंस को जो है ना वो डिक्रीज कर ले। अगर आप कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर लेते हो, यानी फॉर एग्जांपल पहला नॉर्मल इतना था, अब आप कैपेसिटेंस आपने इतना कर लिया, इतना कर लिया। ठीक है। अब ब्लड जो है ना वो ज्यादा
हार्ट की तरफ जाएगा। अगर आप डायलेट कर देते हो तो ब्लड वहां पे जमा होता जाएगा, हार्ट की तरफ जो ब्लड है ना वो कम होता जाएगा। तो दो तरीकों से मैं मीन सिस्टमिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं। पहला, फर्स्ट में हम जो है ना या तो ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज कर ले। सेकंड, या आपका जो वेसल्स की जो वेन की, स्पेशल वेन की मैं बात कर रहा हूँ, वेन की कैपेसिटेंस जो है ना उसको डिक्रीज कर ले, तो मीन सिस्टमिक प्रेशर जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं नेक्स्ट ग्राफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो जो ये ग्राफ है ना ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये जो इंटरसेक्ट्स है ये एक दूसरे के साथ जो मिले हुए हैं ये इक्विलिब्रियम होता है। सही है। तो कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न जहां पे ये एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरसेक्ट कर देते हैं, इसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो या तो इस जगह से ये ग्राफ जो है ना ये वेनस रिटर्न ऊपर चला जाएगा, और इसी तरीके से तो इसका कहने का मकसद है कि वेनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना हमारे पास जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है ना। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कहने का मकसद है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है। तो देखे, तो जब ये इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है। और अगर मैं इस मीन सिस्टमिक प्रेशर को मैं डिक्रीज कर लूं तो ये भी हमारे पास दो तरीके हैं इसके। एक ये है कि या तो ब्लड वॉल्यूम जो है ना उसको डिक्रीज कर लो, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज किया तो मेन सिस्टमिक जो प्रेशर है, जो फिलिंग प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब दूसरा काम ये है कि आप कैपेसिटेंस जो है ना उनको इंक्रीज कर लो। पहले इतना था, अब आपने इतना कर लिया, अब आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर लिया तो ब्लड वहां पे जमा हो जाएगा, ब्लड कम हार्ट की तरफ जाएगा, तो ये जो ग्राफ है ना ये फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं इसको यहां पे आप लोगों को डिस्कस करूं, ये देखें, ये वाला, ये मैं कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो नॉर्मल तो ये था ना जैसे ऊपर वाला था कि मैंने कहा कि जितना वेनस रिटर्न आएगा हार्ट की तरफ उतना कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने ये कहा कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर लो या कैपेसिटेंस जो है ना उनको डिक्रीज कर लो तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज किया। और दूसरा काम ये भी हो सकता है या आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया या आपने जो कैपेसिटेंस है ना उनको डिक्रीज किया। ठीक है ना। जब वो डिक्रीज करे तो मोर ब्लड जो है ना, मोर वेनस रिटर्न टू द हार्ट, तो जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर मैं इसको ब्लड वॉल्यूम को कम कर लूं तो जो ग्राफ होगा ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर, ये वाला। ठीक है ना। थोड़ा सा ये इस तरह होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो है ये वाला, ये तो देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो था वो इस साइड पे आ गया था, जो नॉर्मल बेसिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो इधर था नॉर्मली। अगर आप इंक्रीज कर देते तो वो इधर आया, और अगर आप इनको डिक्रीज कर देते तो वो इधर आया। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ पे मैं इस चीज को दोबारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, देखिए ये वही कार्डियक आउटपुट है, लेकिन मैंने एक चीज को यहाँ पे आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो देखिए ग्राफ जो है ना वो ऊपर की तरफ चला गया और ये उसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है। इसके अलावा ये वाला, ठीक है, या मैंने जो वेनस कंप्लायंस उसको मैंने डिक्रीज किया, यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि मैंने वेजो कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है। तो इसी वजह से मोर ब्लड सप्लाई जो है ना वो हार्ट की तरफ चला जाएगा, मोर वेनस रिटर्न, तो इसलिए ग्राफ जो है ना वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। और उतना ही कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम को कम कर लूं, ठीक है ना, मैंने वॉल्यूम को कम कर लिया है, या वेनस कंप्लायंस जो है ना उनको मैंने डायलेट किया है, ठीक है ना, इंक्रीज किया है, वेनस कंप्लायंस को मैंने इंक्रीज किया है, यानी दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको वेजो डायलेट किया, यानी वेजो डायलेशन अगर मैं कर लूं, तो जब आप वेजो डायलेशन कर देते हो तो ब्लड जो है ना वो पीछे की तरफ जमा होती है, हार्ट की तरफ उतना ब्लड फिर नहीं आता है। ठीक है ना, क्योंकि आप उसको वहां पे जमा कर रहे हैं पीछे। ठीक है ना। तो आपने डायलेशन कर ली, वहां पे ब्लड वहां पे जमा होगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ आएगा।
ये देखें, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये वाला और ये दोनों सेम है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये जो है ना ये अलग है और ये अलग है, नहीं, दोनों सेम है, ठीक है ना। बस जो है ना सिर्फ ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा वो है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा चीज सेम है, ठीक है ना। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो ऊपर चला जाएगा, डिक्रीज कर रहे हो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदा कहे कि हाँ यार अभी क्या सीन है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूं तो कार्डिक आउटपुट और वेनस रिटर्न पे क्या असर होगा, ठीक है ना। अगर मैंने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया और तो वेनस रिटर्न पे क्या असर होगा और कार्डिक आउटपुट पे क्या असर होगा, ठीक है। तो देखें, जब आप टीपीआर को इंक्रीज कर देते हो, ये देखिए इंक्रीज टीपीआर। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप विसल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर देते हो, जब आपने उसको इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके हार्ट की तरफ जो ब्लड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने रेजिस्ट लगवाया, अब रेजिस्टेंस कर रहे हो कि ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ अब कम आएगा। तो जाहिर सी बात है जब वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ कम होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि आपने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया है, रेजिस्टेंस है अब, इसलिए ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, वेनस रिटर्न कम है। जब वेनस रिटर्न हार्ट की तरफ कम होगा तो जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ है। फ्रैंक साहब ने हमें यही बताया ना कि जितना मतलब हार्ट की तरफ ब्लड आएगा उतना ज्यादा काम करेगा और जितना कम आएगा उतना कम काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो देखें, तो नॉर्मली तो ये था ना, अब मैंने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो है ना वो मैंने इंक्रीज किया है। तो जब मैं उसको इंक्रीज कर देता हूं तो जब हार्ट जो है ना वो आगे इयोटा की तरफ, वहां पे भी रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है ना, वहां पे भी तो रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे जब वेंट्रिकल जो है ना वो कंट्रैक्ट करेगा, वो एओर्टा की तरफ जब ब्लड फेंकेगा तो वहां पे तो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वहां पे भी रेजिस्टेंस, वेनस रिटर्न में जब ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है वहां पे भी रेजिस्टेंस। तो जितना वेनस रिटर्न कम उतना कार्डियक आउटपुट। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए तो वेनस रिटर्न भी कम होगा और कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास ना कुछ वो है आयनोट्रोपिक एजेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मैं अगर ये वाला ये देखें ना, ये भी वही जो ऊपर वाला डायग्राम है एग्जैक्ट वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को जो है ना वो इंक्रीज किया। अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूँ तो जो वो वेनस रिटर्न है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अब मैंने वेसल को तंग किया है, वहां पे अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से वेनस रिटर्न भी कम, कार्डियक आउटपुट भी कम, ठीक हो गया। और अगर मैं आर्टरीज को डायलेट कर लूँ तो इसका मतलब है कि मैंने टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो है ना वो डिक्रीज कर लिया। जब वो डिक्रीज कर लिया तो वेनस रिटर्न ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ना ये जो क्या नाम है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव आइनोट्रोपिक की अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव आइनोट्रोपी दे दूं, एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो है ना वो मैं दे दूं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कल परसों हमने इसके बारे में बात किया था और तरसों भी किया था। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स में हमारे पास कौन सा ड्रग आता है, डाइजैक्सिन डिजिटियालिस जो होते हैं, जो हमारे पास कैल्शियम को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को वो दे देते हो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, तो देखिए वो उस टाइम जो है ना आप कार्डियक आउटपुट को जो है ना वो इंक्रीज कर देते हो, ठीक है ना। क्योंकि हार्ट जो है ना वो फेल हो चुका है। हार्ट फेलियर में क्या होता है हमारे पास, जब आपके पास हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है, जब हार्ट सही तरीके से काम नहीं करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम हार्ट को एक ऐसी दवाई दें ताकि वो काम शुरू करे, स्टार्ट करे, ताकि जो उसका अपना काम है। यानी हार्ट फेलियर में ये होता है ना कि हार्ट का जो नॉर्मल काम है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। हार्ट का काम क्या है, बाइकार्डिक आउटपुट, ये कंट्रैक्टिलिटी, ब्लड बाहर फेंक देना, ठीक है। अब वो हमारे पास होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्ट तो फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। जब ये काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम हम इसको पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं, जैसे कि डाइजैक्सिन हो गया। डाइजैक्सिन क्या काम कर देता है, वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं और इंट्रासेल्युलरली हमारे पास कैल्शियम को इंक्रीज कर देते हैं। और जितना ज्यादा कैल्शियम इनसाइड द सेल ज्यादा होगा, वो फिर जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहां पे कैल्शियम इंड्यूस और कैल्शियम रिलीज होगा। जब कैल्शियम रिलीज होगा फिर वो जाके एक्टिन मायोसिन जो लाइट चेन है उस पर बाइंड
होंगे और कंट्रेक्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। जब कंट्रेक्टिलिटी स्टार्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जब अब जो ये जो कंट्रैक्शन है, अब ये जो कार्डिक आउटपुट है ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस पे जब भी किसी भी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो, ठीक है ना, तो उसमें जब हम पॉजिटिव आइनोट्रोपिक दे देते हैं या डाइजैक्सिन दे देते हैं, ठीक है ना, तो उसका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके जो वेनस रिटर्न है ना उस पे कोई असर नहीं होगा। अब ये इस पे कोई असर क्यों नहीं होगा, वो वजह यही है कि आप जो वेनस रिटर्न है वो तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, वो तो उधर से आ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हार्ट क्योंकि फेल हो चुका है, अब उसमें जो है ना हम ये दे देते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक दे देते हैं, तो जो फिर वो जो होगा, जो कार्डिक आउटपुट होगा, वो ग्राफ जो है ना वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये तो हार्ट फेलियर की बात मैंने की, लेकिन अगर मैं एक ऐसे नॉर्मल बंदे की मैं बात करूं, तो अगर मैं उसको जो है ना पॉजिटिव आइनोट्रोपी दे दूं, तो उसमें भी फिर जो है ना वो जो वेनस रिटर्न है और कार्डिक आउटपुट वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हार्ट फेलियर की बात करूं, तो हार्ट फेलियर में फिर जो है ना हमारे पास वेनस रिटर्न जो है ना वो नॉर्मल रहता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास ना कुछ है नेगेटिव आइनोट्रोप्स। नेगेटिव आइनोट्रोप्स का क्या मतलब है कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, ये नेगेटिव आइनोट्रोपी में आते हैं। ठीक है, मैंने नहीं किया है इधर, सॉरी, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया है। नेगेटिव आइनोट्रोपी में ये है कि आप जो है ना या कोई बीटा ब्लॉकर्स हो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो या एंटी एरिथमिक एजेंट्स हो, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना वो हमारे पास ये सारे हमारे पास नेगेटिव आइनोट्रोपिक में आते हैं। अब आप बीटा ब्लॉकर्स दे दो एक पेशेंट को, ठीक है ना, तो बीटा ब्लॉकर्स का क्या मतलब होता है कि आपने बीटा चैनल्स जो होते हैं ना वो हार्ट पे आपने बंद किए, ये जो उस पे हार्ट पे ना बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है, आपने इसको बंद किया, और जब आप इसको बंद किए तो अब जो कंट्रैक्टिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, और इसी तरीके से जो है ना आपका कार्डिक आउटपुट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया है, तो देखिए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव आइनोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक, सॉरी एक मिनट, जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक होगा ना वो अगर आप दे दो तो वो इधर तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक जैसा कि बीटा ब्लॉकर हो गया, ठीक है ना, बीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, सही है, सी बी, ठीक है ना, तो ये आपके पास नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स है। तो देखिए कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब हम जो है ना जो बेसिकली ये आप लोगों को पता लग गया है कि भाई साहब कार्डिक आउटपुट, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट से उसको हेमरेज हो जाए, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की अगर मैं इधर बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट्स को जो है ना वो हेमरेज हो जाए, हेमरेज का क्या मतलब है कि ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस हो गया ना, तो उस टाइम भी हमारे पास ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है। अब जिस हम ये समझ रहा है कि ब्लड तो निकल गया है, अब मजीद और ब्लड नहीं निकलना चाहिए, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो उस टाइम भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना। जब भी आपके पास हेमरेज होता है यानी ब्लड लॉस होती है, तो वहां पे हमारे पास ना वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना। तो उस टाइम भी जो है ना इसी वजह से ये जो है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये वाला जो एग्जांपल है ना ये फिट होता है आपके पास उस पे हेमरेज पे, ठीक है ना। तो इसी वजह से फिर कार्डिक आउटपुट भी कम और वेनस रिटर्न भी कम, क्योंकि जब भी आपके पास हेमरेज होता है, ब्लड लॉस होती है, तो उस टाइम जो है ना हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, टीपीआर इंक्रीज होती है, टीपीआर इंक्रीज जो है ना फिर वेनस रिटर्न कम, कार्डिक आउटपुट कम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये ग्राफ्स थे हमारे पास सारे।